हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूक्लियर फिजन डिस्कस करेंगे। फिजन का मतलब है कि एक पेरेंट का ब्रेक होकर दो डॉटर न्यूक्लियस में बनना। सो इन 1939 ओटनहैम एंड स्ट्रासमैन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन का इन्वेंशन किया। मतलब इन्होंने न्यूक्लियर फिजन कैरी आउट शायद किया था या थियोरिटिकली भी इन्होंने ब्रेक थ्रू हासिल किया था और फिर बाद में प्रैक्टिकली भी। सो जर्मन केमिस्ट ओटो हान एंड हिज लॉन्ग टाइम को वर्कर फ्रिट्ज स्ट्रासमान, मिडल में है ओटो हान, राइट लेफ्ट साइड में है स्ट्रासमान, डेमोन्स्ट्रेट द एटम स्प्लिटिंग which they carried out in 1938 for the first time at their former work table at German Museum in Munich on 30 June 1982। so तब ये उन्होंने इसको खोजकर निकाला था। ठीक है। फिजन रिएक्शन इज दैट इन विच हैवी न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन इसके अंदर फ्यूज होता है, जो बनता है अनस्टेबल होकर फटता है, राइट। दो डॉटर बनते हैं कंपलसरी और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये चीज एक पक्का रखना। और जरूरी नहीं है यूरेनियम ही हो, थोरियम से भी हो सकता है, ये प्लूटोनियम से भी हो सकता है। बट क्योंकि यूरेनियम से बहुत कंफर्टेबली और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो हम यूरेनियम को ही प्रीफर करते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये एग्जांपल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब ये जो फिजन हुआ, ठीक है, न्यूट्रॉन का कंबाइन होना, यूरेनियम का मास नंबर बढ़ना जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है और ये फटा। अब ये फटने पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो वो E इज इक्वल्स टू mc² पढ़ा था ना, उसका भी यूज है। सो कुछ ऐसे। स्टेप नंबर 1, हमारे पास यूरेनियम 235 था, एक न्यूट्रॉन उसके अंदर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फ्यूज होगा। ये फिजन की फंडामेंटल कंडीशन है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फ्यूज होगा, फटेगा। यूरेनियम 236 फटेगा, बेरियम और क्रिप्टन बनेगा। ये भी जरूरी नहीं है बेरियम या क्रिप्टन ही बने, ये तो इंस्टेंटेनियसली उस वक्त कोई भी दो एलिमेंट बनेंगे। हावेवर जो लॉ थे हमारे अल्फा बीटा गामा वाले, वो फॉर श्योर अप्लाई होंगे। सो देख सकते हो इधर के, जैसे ये 236 है तो 141 प्लस 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स यानी 3, तो वो देगा हमको 236, है ना। 6, हाँ। और एटॉमिक नंबर में भी 56 प्लस 36 92, है ना। तो ये फॉलो होगा। अब इसको और गहराई में जाकर देखें तो इनिशियली जो हमारा 235 था, एक ही एटम लिया है हम जिसका मास है 234.99 EMU, और जो एक न्यूट्रॉन उसके अंदर फ्यूज हुआ उसका मास है 1.01 EMU। तो इनिशियली रिएक्टेंट का मास हो गया 236.00 EMU। अब जो बना, बेरियम का मास 140.87 EMU, क्रिप्टन का मास 91.90 EMU और न्यूट्रॉन्स का मास, 3 न्यूट्रॉन्स का मास, इनको मिलाते हैं तो हमको फाइनल मास कितना मिलता है। अब ये देखो भाई, केमिकल रिएक्शंस में तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ, कौन सा वाला वो लॉ था कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। पर यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, मास ऑफ द प्रोडक्ट कम है। यहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शंस की खासियत सामने आती है कि ये जो मास में डिफरेंस आया ना, मास डिफेक्ट, इतना मास में डिफरेंस आया, और यही मास आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से ये मास डिफेक्ट, और c² की वैल्यू आती है 931 MeV, इसको याद रखो। c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एनर्जी जनरली जूल्स में कन्वर्ट होती है। जूल्स को, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट होती है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, बट हायर क्लासेस में है तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया। सो इतनी एनर्जी रिलीज होगी 186.2 MeV। अब ये तो क्या है, एक एटम की एनर्जी है। अब सपोज तुम इफ 1 मोल ऑफ यूरेनियम ले लो, तो अगर 1 मोल ऑफ यूरेनियम ले लो, 1 मोल ऑफ यूरेनियम यानी 235 ग्राम्स,
इतना यूरेनियम ले लो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? कितनी एनर्जी रिलीज होगी? कुछ है 1121.48 इंटू 10⁻, ये सब कैलकुलेशंस ना हायर क्लासेस में बहुत डिटेल्स में है, अभी तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब इस एनर्जी को कैसे समझोगे, कितनी एनर्जी है? तो दिस जस्ट समझने के लिए कैन बॉइल अप 42,720 टन ऑफ वाटर इनिशियली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट इमेजिन करो कि इतना सारा बर्फ, मतलब 0 डिग्री वाला पानी, बर्फ तो नहीं, 0 डिग्री वाला पानी 42,720 और टन मतलब और 3 जीरोस लगा लो, तो इतना सारा पानी उबल जाएगा, भाप बन जाएगा। मतलब कितना पानी हो गया ये? कितना पानी हो गया? एक लेक, अच्छा खासा बड़ा लेक हो गया। ठीक है, तो बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको डिस्कवर करने के बाद इंसानों ने दो काम में लिया। इंसान हमेशा अपनी डिस्कवरीज को दो में से दोनों ही काम में लेते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव पर्पस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पर्पस। तो इस कंसेप्ट को यूज करके न्यूक्लियर बॉम्ब बने, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, डिस्ट्रक्टिव पर्पस। इन कंसेप्ट को यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने, चीप इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनी, न्यूक्लियर पावर्ड क्या कहते हैं कार्गो शिप्स बनी, चीप ट्रांसपोर्ट। सो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों ही यूज हुए इन रिएक्शंस के। व्हाट इज ए चेन रिएक्शन? अब फिजन रिएक्शन जो है ना, इतना सा होके रुक नहीं जाता है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स बने ना, ये तीनों न्यूट्रॉन्स में से जो भी न्यूट्रॉन स्लो वाला है ना, वो न्यूट्रॉन वापस इसके साथ फ्यूज होगा, है ना। अब ये तो हमने तो कैसा, ये तो एक एटम के लिए किया, बट जनरली एक एटम तो लेना मुश्किल है। और मैंने ये यहाँ पर बताया कि भी अगर तुम 235 ग्राम यूरेनियम ले लेते हो, 235 ग्राम यूरेनियम ले लेते हो, तो सिर्फ एक बार में ऐसा होता है, एक एटम का डिस्ट्रक्शन ये लेके आता है। तो 235 ग्राम में से तो सिर्फ 235 ग्राम यानी कितने एटम्स हो गए? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये तो एक ही एटम का हुआ। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स में से जो भी स्लो मूविंग है ना, वो वापिस इसके साथ फ्यूज होगा दूसरे एटम के साथ। दूसरा एटम धमाका करेगा, फिर तीसरा एटम धमाका करेगा, ऐसे ये धमाका चलता ही रहेगा। अगर 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम लिया हुआ है ना, तो ये धमाका 6.02 इंटू 10⁻23 टाइम्स होगा। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो, ये मास था, उसमें से एक एटम के साथ ऐसा हुआ। अब ये जो न्यूट्रॉन्स थे फिर से इसी मास के साथ टकराएंगे, फर्दर स्प्लिट होगा, फर्दर, और ये चलता ही जाएगा। देखो कैसा स्प्लिटिंग हो रहा है, देखो, इसको कहता है चेन रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन का धमाका होता है ना भाई, गजब का धमाका होता है। एक बार शुरू हो गया तो ये तब तक चलते रहता है जब तक सारा का सारा यूरेनियम कंज्यूम नहीं हो जाता। मतलब तुमने 235 ग्राम लिया है ना, वो कैसा अपने लार जलाते हैं ना, दिवाली की लार, मतलब एकदम लंबी लार जलाते हैं। तो एक बार जला दी तो ये जली फटाफट फट 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 चलता ही रहेगा, और जब तक पूरी लार खत्म नहीं हो जाती। वैसे यहाँ पे जब तक पूरा मास खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक चलता ही रहेगा। वो लार में भी कैसा, एक की आग दूसरे को सुलगाती है, दूसरे का ब्लास्ट तीसरे को सुलगा देता है। सेम वे पहले एटम का ब्लास्ट दूसरे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो न्यूट्रॉन्स फिर से इसके साथ कंबाइन होते हैं। तो इनिशियली शुरुआत में तो हमको एक ही न्यूट्रॉन फ्यूज करवाना है, तो इनिशियली तो हमें सिर्फ ऐसे माचिस दिखानी है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। थियोरेटिकली कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोसीड्स
As nuclear fission reaction proceeds, it liberates 3 neutrons. These neutrons further react with the unreacted uranium to liberate more neutrons, and such chain keeps on going until whole of the uranium is consumed out. Such type of the reaction which keeps on going is called as a chain reaction. This principle is used in making atom bomb. हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे थे एटम बॉम्ब, याद है ना? हाउ चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल? हावेवर वो बम जो फेंकते हैं फटते उसमें तो कंट्रोल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, कार्गो शिप्स है, तो उसके अंदर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होते हैं. ये कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. न्यूट्रॉन स्टार्टिंग मटेरियल है चेन रिएक्शन का, तो ये कंट्रोल रॉड्स मैकेनिज्म से इंसर्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अल्टीमेटली चेन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है. सो बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स एंड मॉडरेटर्स, as nuclear fission proceeds, it is accompanied by production of neutrons as a byproduct of the fission reaction. Among these neutrons, some are fast moving and some are slow. Slow moving neutrons reaction को chain का रूप देते हैं. Hence, to slow down the fast moving neutrons, moderators are used. अगर रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए मॉडरेटर यूज करते हैं. ग्रेफाइट और हैवी वाटर आर बेस्ट सूटेड मॉडरेटर्स. और अगर न्यूट्रॉन्स बहुत सारे हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बहुत सारे हैं और रिएक्शन को स्लो डाउन करना है तो कंट्रोल यूज रॉड्स आर यूज. बोरोन, कैडमियम, हाफनियम आर द एलिमेंट्स यूज्ड इन कंट्रोल रॉड्स. तो दो चीजें हैं यहाँ पे. एक ये बात है कि भाई अगर रिएक्शन को फास्ट करना है, टू स्पीड अप द रिएक्शन, और ज्यादा स्पीड में हो गया है तो मॉडरेटर को निकाल देंगे और क्या कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट कर देंगे टू स्लो डाउन द रिएक्शन. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबमरीन्स में ये सब अरेंजमेंट्स होते हैं ऑटोमेटिकली, है ना. ये एक ओवरव्यू है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, पानी हीटअप होता है, पानी हीटअप हो रहा है, उस हीट से स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घूमती है और बिजली प्रोड्यूस होती है. और कंटेनमेंट बिल्डिंग, ये पूरा कंक्रीट का अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है सो दैट रेडियो एक्टिव रेडिएशंस लीक ना हो. यहाँ पर ये जो चेन रिएक्शन हो रहा है ना, इसमें साथ साथ में अल्फा, बीटा, गामा सब रिलीज होते जाता है और धड़ाधड़ रिलीज होता है. मतलब देखे होंगे तुमने वीडियोस में न्यूक्लियर ब्लास्ट, है ना. मतलब राख ही बचती है. ऐसा नहीं कि भाई ये स्टील था इतना बड़ा मोटा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, राख ही बन जाता है सब. राख मतलब ऐसा रेत जैसा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज ए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का ही था कि भाई मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स को यूज करो. जो मास है, रेडियो एक्टिव मास यानी यूरेनियम के मास को थोड़ा सीमित रखो सो दैट रिएक्शन स्लो चले और एक स्पेसिफाइड लिमिट में एनर्जी देती रहे सो दैट हम उसको यूज कर सके. चेन रिएक्शन के जैसा धड़ 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 ब्लास्ट हुआ, एनर्जी दे दी, अब उसका तो हम क्या ही करेंगे, धीरे धीरे एनर्जी देंगे तो वो हम कुछ यूज कर सकते हैं. सो कंट्रोल करके न्यूक्लियर फिजन को कैरी आउट करना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फिजन इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर्स एंड कंट्रोल रॉड्स. Controlled chain reactions are carried out usually in nuclear power plant, nuclear powered submarines, aircraft carriers, etc. So ये है एक एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड वाला ही है. और इंडिया के पास में भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, अरिहंत क्लास, INS चक्रा, फ्यूचर अटैक सबमरीन्स, S5 फ्यूचर मिसाइल सबमरीन्स. तो ये सब सबमरीन्स भी जो है, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है इंडिया के पास में जो न्यूक्लियर पावर्ड है. फ्यूजन पे आते हैं. फ्यूजन, छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. और कितने छोटे? जनरली जिनका मास नंबर 20 से कम है, जिनका मास नंबर कह दो या एटॉमिक वेट कह दो 20 से कम है, कंबाइन होके एक पेरेंट न्यूक्लियस बनाएंगे
और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें छोटा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स सन में होता है, राइट, सन स्टार्स में न्यूक्लियर फिजन ही होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, ये तो परफेक्टली याद रखो कि भाई सन स्टार्स में ऐसा ही होता है। जनरली हाइड्रोजन और हीलियम यही होते हैं मेन डॉटर न्यूक्लियाई। तो मैं फिर से इसको लिखकर बताऊं तो कुछ ऐसा है कि ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, दूसरा ड्यूटेरियम, ये दोनों मिलके बनाते हैं हीलियम, अधूरा वाला हीलियम है। देखो तीन ही न्यूक्लियॉन है इसके पास और एक फ्री न्यूट्रॉन और प्लस साथ साथ में 327 MeV। ये फिक्स रिएक्शन है। हाँ, वो फ्यूजन के जैसा नहीं कुछ भी बनेगा। फ्यूजन में फिक्स ही है कि भाई ड्यूटेरियम कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं, बट ये हीलियम देखो आइसोटोप है। मास नंबर एक्चुअली हीलियम का 4 होना चाहिए बट है 3 ही, है ना। सो ये हो सकता है। फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 ड्यूटेरियम, मास नंबर 2 है तो उसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे। नहीं, मास नंबर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, मास नंबर 0 है, 1 है तो प्रोटियम, 2 है तो ड्यूटेरियम और 3 है तो ट्रीटियम। ये हमने आगे पढ़ा, देखो कहाँ पर आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आया था ना, वो आइसोटोप्स वाला था, तब भी मैंने बताया था। ये रहा देखो। सो 1 नंबर वाला है प्रोटियम, 2 नंबर वाला है ड्यूटेरियम और 3 नंबर वाला है ट्रीटियम। तो सिंपल ऐसे ही याद रखो। सो ये जो 2 नंबर वाला था ना, ये ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम कंबाइन हो रहे हैं। सो ये 2 ड्यूटेरियम कंबाइन हो रहे हैं, हीलियम बनाया। अब 2 ड्यूटेरियम कंबाइन होके ट्रीटियम भी बनाएंगे और एक प्रोटियम भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ 4.0 टन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगा। अब यहाँ पर ये तुम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे तो कहाँ न्यूट्रॉन फ्यूज होगा वगैरह वगैरह। तो फ्यूजन अलग है भाई, उसमें न्यूट्रॉन फ्यूज होता है। फ्यूजन में अलग बात है, फ्यूजन में बस ये दोनों कंबाइन होते हैं, पर ये दोनों अंडर नॉर्मल कंडीशन कंबाइन नहीं हो सकते, राइट। मे बी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी कंडीशंस होगी। हाँ, यहाँ पर है कंडीशंस कि भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए, एक्सट्रीम प्रेशर चाहिए, तब जाके कंबाइन होंगे। सो ये 2 एग्जांपल्स लिखे और भी ये 2 एग्जांपल्स है कि भाई ड्यूटेरियम और अगर ड्यूटेरियम और ट्रीटियम कंबाइन होते हैं तो पूरा का पूरा हीलियम बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन बनता है और 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है और ये रैंडमली चलते रहता है। ऐसा मत कहना कि भाई क्या ही बन रहा है, क्या ही बनेगा, ये रैंडमली चलते रहता है। ठीक है। तो सन मून स्टार्स, मून नहीं, सन स्टार्स के अंदर ये चलते रहता है। ये एक और एग्जांपल है कि भाई ड्यूटेरियम और वो जो हीलियम बना था ना, वो बनाएगा हीलियम 42। ये डिजिट्स आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मगअप कर लेना। ये इसके स्टैंडर्ड रिएक्शन है फ्यूजन के। ठीक है, क्या कंडीशंस है फ्यूजन के लिए? तो यस, हाइड्रोजन बॉम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन बट इट इज अनकंट्रोलेबल एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ डिवास्टेशन। मतलब जो एटम बॉम्ब है ना, वो फ्यूजन पे काम करता है। तो फ्यूजन तो ठीक है, डिस्ट्रक्शन लाता ही है, बट हाइड्रोजन बॉम्ब तो भाई फ्यूजन का बाप गिन लो। फ्यूजन मतलब फ्यूजन का बाप। तुम समझ ही सकते हो कि सन स्टार्स में जो रिएक्शन हो रहा है, सोचो कितनी ही एनर्जी रिलीज हो रही होगी। सो क्या है ये? फिर व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज टिपिकल टू कैरी आउट। या कन्वर्स क्वेश्चन ये भी ले लो कि कंडीशन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो रीजन यही है
कि भाई एक तो एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए, 1000 लाख डिग्री जितना टेम्परेचर, कहाँ लाओगे, सूरज में ही है। टू गिव न्यूक्लियाई इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड फ्यूज, इंटेंस प्रेशर और काफी डेंसिटी चाहिए, राइट। सफिशिएंट कन्फाइनमेंट टाइम के फ्यूज पड़े रहे और फिर फटे, टू कीप द रिएक्टिंग प्लाज्मा स्टेबल। और इन सब कंडीशंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर तुम्हें हाइड्रोजन बम बनाना है ना, तो एटम बम बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन बम फिट करना पड़ेगा, क्योंकि एटम बम फटेगा तब इतना टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट होगा और फिर हाइड्रोजन बम फटेगा। सो फिजन की वजह से फ्यूजन होता है। तो सन में, स्टार्स में फिजन फ्यूजन दोनों ही होते रहते हैं, बाहर की तरफ फिजन होता है और उसके कोर में फ्यूजन होते रहता है। एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये थोड़ा ओवरऑल कंपैरिजन है जस्ट आईक्यू लेवल के लिए। प्रोसेस स्प्लिटिंग होता है इसमें, राइट, ये कीवर्ड्स याद रखो, स्प्लिटिंग होता है इसमें, ठीक है। अचीव्स फिजन आइदर स्पॉन्टेनियसली और थ्रू यूज ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें फ्यूजन होता है, ठीक है। जनरेट्स मोर एनर्जी देन द एटॉमिक बॉम्ब, यूरेनियम 235 प्लूटोनियम यूज होते हैं, यहाँ पे फ्यूल हाइड्रोजन है, हीलियम हो सकता है, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल आइडिया तुम्हें देगा हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब के बीच में, तुम और मैं नहीं बना सकते। फिर व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप? रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब क्या है? तो ये जो डॉटर बनते हैं ना, ये जो डॉटर बनते हैं ना, जैसे ये फ्यूजन में देखा हमने कि भाई अधूरा सा हीलियम बना, अब ये अधूरा सा हीलियम स्टेबल नहीं रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ कंबाइन होकर अपने आप को पूरा जरूर कर लेगा। सो कभी कभी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से जो एटम्स बनते हैं ना, उसके अंदर में भी न्यूट्रॉन्स की कमी रह जाती है, प्रोटॉन्स तो की कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि कार्बन बना है तो कार्बन में न्यूट्रॉन्स की कमी होगी, अल्टीमेटली कार्बन के आइसोटोप्स, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से कभी कभी अधूरे एटम्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अधूरे एटम्स यानी एटॉमिक नंबर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मास नंबर उनका अलग अलग हुआ। जैसे कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कोबाल्ट जो ओरिजिनल होता है ना, जो मतलब स्टेबल कोबाल्ट होता है, उसका मास नंबर क्या है, 59 होता है। जो स्टेबल वाला जो कोबाल्ट है ना, वो 59 है, बट रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से अगर कोबाल्ट 60 बना है तो ये अपने आप को फर्दर डिसइंटीग्रेट करके कोबाल्ट 59 बनाने की कोशिश करेगा। तो वो जो इसकी खासियत है ना डिसइंटीग्रेट होने की, उस चीज को मतलब बहुत स्लो रेट में डिसइंटीग्रेट होता है। वैसा मत सोचना कि भाई इसको भी छू लेने से कैंसर हो जाएगा। वो यूरेनियम जितना पावरफुल रेडियो एक्टिव है ना, उतना पावरफुल रेडियो एक्टिव नहीं है, बहुत वीक बहुत वीक बहुत वीक वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये रेडिएशन थेरापी में यूज होता है। कैंसर होता है तो सुना होगा कि रेडिएशंस लेने गए हैं, वो रेडिएशंस क्या करते हैं, जो कैंसर के सेल्स होते हैं, कैंसर के जर्म्स होते हैं, उनको मार डालते हैं। तो इसका जो रेडिएशन है वो कैंसर के जर्म्स को मारता है, यूज होता है। आयोडीन 131 लोकेट ब्रेन ट्यूमर्स, मॉनिटर कार्डियक, लीवर एंड थायराइड एक्टिविटी। तो आयोडीन 131 की गोलियां इंजेक्ट करते हैं, गोलियां नहीं, उसको नसों में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में एमआरआई होती है। तो क्या होता है, अभी आयोडीन 131 एग्जैक्टली जहां अटक गया है ना, पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो इस तरह से ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह। सो ये अलग अलग आइसोटोप्स है जिसके ये अलग अलग यूजेस है। कुछ याद रखो, जैसे कार्बन 14 का जो भी तुम्हें ठीक लगे, भाई इंटरेस्टिंग लगे, उसको याद रखो। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स आर द एटम्स विद द अनस्टेबल न्यूक्लियाई that emit radiation to achieve stability. They decay by releasing alpha, beta और gamma rays and are widely used across medicine, industry and research. But बहुत slow radiation देते हैं। जैसे रेडियम भी है, चमकता है, तो वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही चमकता है, बट उसका रेडिएशन इतना वीक है कि हम इंसानों को बहुत ज़्यादा मतलब ना के बराबर ही इम्पैक्ट करता है। कार्बन डेटिंग सुना होगा ये वर्ड, कार्बन डेटिंग यानी जो पूरा तत्व मिलते हैं ना, जमीन खोद के अंदर से कुछ मिला, कॉइन मिला,
डेड बॉडी मिली, डायनासोर मिला, कितना पुराना है ये। सो वो ढूंढने के तरीके को कार्बन डेटिंग कहते हैं। जस्ट आईक्यू लेवल के लिए मैंने ये इसमें इंक्लूड किया हुआ है, पता होना ही चाहिए कार्बन डेटिंग क्या है। ये शब्द अक्सर हम पुरातत्व यानी जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड सुनते रहते हैं। सो क्या होता है एग्जैक्टली ये कार्बन डेटिंग? तो कार्बन डेटिंग का मतलब है कि एटमॉस्फेयर के अंदर तीन तरह के कार्बन है, तीन तरह के कार्बन के आइसोटोप्स है, C12, C13 और C14। अब जब हम सांस लेते हैं या खाना खाते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक खाना खाते हैं ना, इन सब में कार्बन एक बेसिक, एक बहुत ही क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 12, 13, 14 तीनों कार्बन हमारे शरीर में जाते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि कार्बन 12, कार्बन 13 तो स्टेबल है, वो एज इट इज बॉडी में से एक्सक्रीट भी हो जाते हैं, बट कार्बन 14 जो है ना, ये स्टेबल नहीं है। और ये जो कार्बन 14 है ना, बॉडी के अंदर रिटेन हो जाता है। मतलब जो भी कार्बन 14 रिटेन हो गया हमारे अंदर, ये डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, सो दैट वो स्टेबलाइज होके 13 और फिर 12 में कन्वर्ट हो। तो उसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इस डेड बॉडी की एज क्या है। चलो ये देखते हैं कि कार्बन डेटिंग इज ए साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय मेजरिंग द डीके ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन 14। इट वर्क्स ऑन द मटेरियल्स जो 50,000 से 60,000 साल पुराने हो। कैसे काम करता है ये? कॉस्मिक रेज एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड टर्न नाइट्रोजन इनटू रेडियोएक्टिव कार्बन 14. This combines with the oxygen to form CO2, which plants absorb through photosynthesis. Animals eat this plant और ultimately animal के अंदर कार्बन 14 आ गया। The stop. While an organism is alive, the ratio of carbon 14 to a regular carbon remains constant. मतलब मैं खा भी रहा हूँ कार्बन 14, एक्सक्रीट भी कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं डेड हो गया, अब कार्बन 14 तो मेरा एक्सक्रीट होना बंद हो जाएगा, है ना। बट कार्बन 14 क्या करता है, डेड बॉडी के अंदर रह ही जाएगा और धीरे धीरे डीके होता रहेगा। साइंटिफिक मेजर्स द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कार्बन 14, मतलब अब डिसइंटीग्रेट होते 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 कितना कार्बन बचा है मेरे अंदर, उसके बेसिस पे वो लोग एग्जैक्टली फाइंड करते हैं कि भाई ये इंसान या ये जानवर इतने सालों पुराना है। समझ में आया? फिर से एक और बात कि भाई कार्बन 14, 12, 13 सभी हमारी बॉडी में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। जैसे ही डेथ हो जाती है ना, तो 12, 13, 14 तीनों रह गए मेरे अंदर, बट जो 14 नंबर वाला कार्बन है ना, ये डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो अब मेरी डेथ हो गई है ना, तो कार्बन 14 मेरे अंदर है, अब डिसइंटीग्रेट हो गया। समझो कार्बन 14 से 50% में ही मिला। वो ऑब्वियसली एक बॉडी के हिसाब से माप रहता है। जैसे समझ लो कि मेरी बॉडी है तो मे भी इसके अंदर 100 ग्राम कार्बन है, ठीक है। डेथ के वक्त भी 100 ग्राम कार्बन था। अब जब मेरी बॉडी को लाखों साल बाद ढूंढा जाता है या बोन्स को ढूंढा जाता है, तो वो लोग फाइंड करेंगे कि भाई इसके अंदर तो 25% ही कार्बन 14 है। फिर उसके बेसिस पे एज आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये इंसान या ये हड्डी तो 11,460 साल पुरानी है। तो इसी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 के कंटेंट के बेसिस पे एज को ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत नीट एंड क्लीन समझा दिया। फिजन और फ्यूजन का मतलब ये कंपैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। सो डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं तो तुम ये लिख सकते हो। फिजन का मतलब स्प्लिट होना, राइट, और फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना। फिजन का मतलब डज नॉट अकर नेचुरली, इवन फ्यूजन नेचुरली सन में है, फिजन भी है नेचुरली सन में। न्यूक्लियर फिजन, एटॉमिक बॉम्ब बनता है, फ्यूजन के बेस पे हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती भी है, साथ साथ में इसको शुरू करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये बिजली बनाने के लिए काम आता है। फ्यूजन से बिजली बनाना मैंने तो नहीं देखा है, भले इधर लिखा हुआ है,
बट मे बी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजन इज यूरेनियम, और यहां पर जो फ्यूल यूज होता है वो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। व्हाट डू मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन? बैकग्राउंड रेडिएशन, मेरे बैकग्राउंड में क्या है? तो मेरे बैकग्राउंड में क्या है वो नहीं है ये बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी हमारे आसपास में क्या कहीं अल्फा बीटा गामा है? ठीक है, चलो टाइम हो गया है लेक्चर का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।